हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। जीपीएससी जीडब्ल्यू एसएसबी की सॉल्यूशन के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 250 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे 251 टू 275। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक एक क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। टू 51th क्वेश्चन, द डाया टू हाइट रेशियो फॉर इन सीटू वेन इज। वेन सीयर टेस्ट सॉफ्ट क्ले में यूज़ किया जाता है, इन सितु भी होता है और लेबोरेटरी में भी होता है। तो ये दोनों जगह हम टेस्ट करते हैं सीयर स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए सॉफ्ट क्ले के केस में। जिस क्ले का सैंपल प्रॉपरली रिटेन नहीं किया जा सकता, जिस सॉइल का सैंपल लैब में लाने के लिए, उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं एट द साइट ऑल्सो एंड इन लेबोरेटरी ऑल्सो। तो कह रहा है कि वेन का डाया टू हाइट रेशियो क्या रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो रेशियो h इज इक्वल टू 2d होता है, हाइट इज इक्वल टू टाइम्स द डायामीटर। और अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें कि वेन का रॉड, ये ऐसे रॉड होता है, तो रॉड का डायामीटर 2 mm होता है। रॉड का डायामीटर 2 mm। इसकी अगर हाइट की बात करें तो रॉड का हाइट होता है 60 mm। एंड टॉर्क 6 डिग्री पर मिनट के रेट से अप्लाई किया जाता है सॉइल पे। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछते हैं कि एट विच रेट द टॉर्क इज अप्लाइड इन वेन शियर टेस्ट। सो द रेट इज 6 डिग्री पर मिनट। बाय दिस रेट टॉर्क इज अप्लाइड इन द वेन शियर टेस्ट। फार्मूला भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला देखते हैं। शियर स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं, तो शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर h by 2 प्लस डी बाई 6, डी बाई 6। इसके दो फार्मूले हैं, एक तो ये है, ये कब यूज कर रहे हैं कि जब फुल वेन डेप्थ इज इन कांटेक्ट विथ सॉइल। अगर पूरी वेन का जितना भी ये है, ये पूरा सॉइल के नीचे है पेंट्रेट। अगर हाफ है तो हाफ के केस में सिर्फ आपको यहाँ पे डी बाई 12 कर देना है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। ठीक, तो हाफ, ये हाफ के केस में रहेगा। अगर हाफ पेंट्रेटेड है मतलब हाफ पोर्शन वेन का ऊपर है, हाफ पोर्शन सॉइल के नीचे है, तो बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे डी बाई 6 की जगह डी बाई 12 हो जाएगा, बाकी ईच एंड एवरीथिंग विल रिमेन सेम। और अगर फुल पेंट्रेटेड है तो उस केस में शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर। डी यहाँ पे डायमीटर है और एच इज द हाइट, हाइट डिवाइड बाई 2 प्लस डाई डिवाइड बाई 6। तो इससे हम शियर स्ट्रेंथ वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर्मूला भी कई बार क्वेश्चन में पूछा आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द रो विच रिप्रेजेंट्स फॉल्स जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सॉइल गिवन है और हमें इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ से एसेस करना है। ये क्या है, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। तो पहला वर्ड हमेशा सॉइल का नाम होता है और दूसरा उसकी प्रॉपर्टी। तो जीपी मीन्स ग्रेबल और पी मीन्स पुअरली ग्रेडेड। सो पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल। ये क्या है, सैंड है, वेल ग्रेडेड, तो वेल ग्रेडेड सैंड। ये क्या है, सैंड है, और ये क्या है, सी, दैट मीन्स ही इज क्लेली सिल्ट, क्लेली सैंड। सी इज यहाँ पे सी क्या है, क्ले को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्लेली सिल्ट। जब क्ले का अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसे बोलते हैं क्लेली सिल्ट। और ये क्या है, क्ले विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी। जब WL की वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो और ए लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो तो उसको बोलते हैं हाई कंप्रेसिबिलिटी क्ले। अब इसकी प्रॉपर्टी के आधार पे, इस सॉइल के आधार पे कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू, परमेबिलिटी की वैल्यू और शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू को चेक करना है और ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। तो चलिए एक बार टेबल पे नजर डालते हैं। ये है टेबल, देखिए इसमें आपको टेबल दिख रहा है। टेबल में ग्रेबल, तो ग्रेबल में यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल का सिर्फ देखना है। तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेबल कौन सा है, जीपी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वेरी परवियस, कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल, शियर स्ट्रेंथ इज गुड। तो अब देखते हैं इसमें
नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी राइट। परमिबिलिटी इम्परवियस, परमिबिलिटी यहाँ पे वेरी परवियस, मतलब बहुत ज्यादा परवियस होता है, इसमें क्या दिया हुआ है, इम्परवियस। तीसरा शियर स्ट्रेंथ गुड, शियर स्ट्रेंथ गुड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग SW पे। SW देखते हैं, SW वेल ग्रेडेड सैंड, परवियस, निग्लिजिबल, एक्सलेंट, परवियस, निग्लिजिबल, एक्सलेंट, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा है SC क्लियरली सैंड, इम्परवियस, लो, गुड टू फेयर, परवियस लो की जगह यहाँ पे हाई है, और गुड तो ठीक है, चलो गुड टू फेयर है, ये तो सही है। इम्परवियस और लो होता है, जबकि यहाँ पे परवियस एंड, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत है क्लियरली सिल्ट के लिए। द लास्ट इज CH आपको यहाँ पे दिखेगा, इम्परवियस, हाई एंड पुअर, इम्परवियस, हाई एंड पुअर। तो अब क्या कह रहे हैं कि सेलेक्ट द रो विच रिप्रेजेंट फॉल्स जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कौन सा ऐसा है जो सभी में फॉल्स जनरल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि पहले वाले में GP केस में वेरी परवियस, निग्लिजिबल, गुड। वेरी परवियस ये ऑप्शन गलत है, निग्लिजिबल सही है, गुड भी सही है। दूसरे में क्या था, परवियस, निग्लिजिबल, एक्सेलेंट, तो परवियस सही है, एक्सेलेंट भी सही है, निग्लिजिबल भी सही है। तो दिस इज द SW, right? So this is the pervious, negligible and excellent property, pervious, negligible and excellent property। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन की जरूरत है। दिस इज द ओनली राइट, बाकी सब में कुछ ना कुछ गलत है। सो यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू होना चाहिए, ट्रू, क्योंकि बाकी सब में एक न एक स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है। इम्परवियस की जगह ये वेरी परवियस होता है, इसमें ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दोनों इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। तो एक सिर्फ यही बचता है जिसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, निग्लिजिबल, परवियस एंड एक्सलेंट, निग्लिजिबल, परवियस एंड एक्सलेंट। सो दिस इंस्टेड ऑफ फॉल्स इट शुड बी ट्रू, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन में 2 है, लेकिन ये फॉल्स की जगह यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या करते हैं फाइनल आंसर की में। फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर फाउंड फॉर सैंडी सॉइल, वाइड रेशियो गिवन है, लूजेस्ट स्टेट मींस ई मैक्स की वैल्यू गिवन है, लूज स्टेट मींस ई मैक्स इज इक्वल टू 1.2, वाइड रेशियो एट डेंसेस्ट स्टेट दैट मींस ई मीन की वैल्यू गिवन है 0.4। Which of the following correctly represent the relative density of a sample prepared with a void ratio 1? बहुत सिंपल है, relative density E max minus E natural divided by E max minus E mean। बस इसमें सारी वैल्यूज गिवन है, हमें सिर्फ वैल्यू को इंसर्ट करना है। मैक्सिमम कितना है 1.2, मिनिमम कितना है 0.4, सॉरी यहाँ पे मिनिमम नहीं, ई नेचुरल डालना है, तो नेचुरल है 1, नेचुरल है 1.0, नेक्स्ट है 1.2 माइनस 0.4, तो ये आ जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 6 और 2.8 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर करते हैं तो 4 25%, तो इट शुड बी 25%। आगे चलते हैं। इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स and the percentage of grain size finer than 2 micron of a clay sample are 30 and 10 respectively, then activity ratio, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, IP अपॉन क्ले फ्रैक्शन, इन दोनों रेशियो को आपको डिवाइड कर देना है, तो IP अपॉन क्ले का फ्रैक्शन, परसेंटेज बेसिकली। तो IP कितना दिया हुआ है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 30 और क्ले का फ्रैक्शन कितना है 10, तो डायरेक्टली हो गया 3। तो इसे बोलते हैं एक्टिविटी, द हायर द क्ले द हायर विल बी द एक्टिविटी।
हाईएस्ट किस में होता है? मोंट मोरिलो नाइट कि किसमें बहुत ही हाई एक्टिविटी होती है, 15 से ग्रेटर। कंसिस्टेंसी ऑफ कोहेसिव सॉइल इज रिलेटेड टू इट्स। कंसिस्टेंसी जो होता है कोहेसिव सॉइल का वो किससे रिलेटेड है? कंसिस्टेंसी मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ कोहेसिव सॉइल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू शियर स्ट्रेंथ। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप यूजुअली दे रिक्वायर प्राइमिंग। प्राइमिंग इज द प्रोसेस ऑफ, देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप जब भी वर्क करता है तो इसके लिए उसको दो हेड को इनकाउंटर करना पड़ता है, एक तो इम्पेलर प्लस सक्शन पाइप। और सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन पे। और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल टू बी पंप्ड। तो हम ये जानते हैं कि अगर खाली रन करेगा तो डेंसिटी एयर की 700 टाइम्स कम होती है वाटर के मुकाबले। डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन 700 टाइम्स देन एयर वाटर। तो अगर खाली रहेगा तो एयर की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, तो उतना लिफ्ट जनरेट नहीं कर पाता। इसके लिए हम क्या करते हैं? सक्शन पाइप को और इम्पेलर को फुल करते हैं, किसके द्वारा? इवन अप टू डिलीवरी पाइप हम वाटर के थ्रू फिल करते हैं ताकि सफिशियंट लिफ्ट जनरेट हो सके, क्योंकि डेंसिटी वाटर अगर फिल्ड है तो वाटर की डेंसिटी जितना जनरेट होगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? रिमूविंग द ट्रैप्ड एयर फ्रॉम पंप एंड फिलिंग इट कंप्लीटली विद वाटर। इससे क्या होगा? एयर रिमूव हो जाएगा और वाटर फिल हो जाएगा। वाटर फिल होने से डेंसिटी ऑफ द मटेरियल टू बी पम्प्ड विल बी ग्रेटर। हेंस अब उसी में अगर वाटर की जगह कोई और हाई डेंस अगर लिक्विड हम पंप करें तो उसकी डेंसिटी और होनी ज़्यादा होने की वजह से उसको और अच्छे से पंप कर पाएगा। सो याद रखिएगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिपेंडेंट अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू बी पंप्ड। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्लेन सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग। प्लेन सेडिमेंटेशन होता है और सेडिमेंटेशन भी कोएगुलेशन होता है। तो देखिए फ्लोटिंग मैटर, लेविस, डेड एनिमल्स, इसके लिए हम स्क्रीन्स लगाते हैं। स्क्रीन्स नेट शेप का होता है, इसमें इसका काम क्या है? जो फ्लोटिंग मेटल्स हैं, लार्ज बॉडीज हैं, उसको रिमूव करता है। सैंड, सिल्ट एंड क्ले कौन रिमूव करता है? प्लेन सेडिमेंटेशन। दैट मीन्स जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 के आसपास होती है, उसको 2.65 के आसपास, उसको ये इजीली सेटल डाउन कर लेता है विद ग्रेविटी। जो इवन छोटे और पार्टिकल होते हैं, जो इससे भी छोटे होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेंट्स करते हैं। जैसे कि विद कोएगुलेंट्स कर रहे हैं तो वो कोलाइडल पार्टिकल के लिए होता है, जो कि कोलाइडल पार्टिकल है। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? कोएगुलेंट्स को यूज करेंगे। तो कोएगुलेंट्स क्या करता है? अग्लोमरेट फॉर्म करता है और पार्टिकल की डेंसिटी, पार्टिकल कई सारे पार्टिकल एक साथ जुड़ जाते हैं जिससे उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और वो फाइनली नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और एक चीज और, ये प्लेन सेडिमेंटेशन क्या? सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करता है। सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ सेडिमेंटेशन टैंक इज जनरली केप्ट एज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेडिमेंटेशन टैंक में फ्लो की वेलोसिटी कितनी रखी जाती है? 30 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा, दूसरी इसमें और क्या क्या याद रखना है आपको? प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का वो डेटा भी आप यहाँ पे देख लें, क्योंकि प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से कई सारे वैल्यूज से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम ओवरफ्लो रेट की बात करें प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में, तो उस केस में होता है 1500 टू 15,000 टू 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। दिस इज द ओवरफ्लो रेट इन केस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। अगर विद कोएगुलेशन है तो 30,000 टू 40,000। कोएगुलेंट्स के साथ ऐड कर रहे हैं तो ओवरफ्लो रेट क्या होगा? 15,000 टू 30,000 किस केस में? प्लेन सेडिमेंटेशन में। विद कोएगुलेशन है तो 30,000 टू 40,000 रहेगा ओवरफ्लो रेट। डिटेंस दूसरा इंपॉर्टेंट होता है डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम कितना होता है? 2 टू 2.5 आवर्स। 2 टू 2.5 आवर्स और 3 टू 4 आवर्स
2 to 2.5 आवर्स किसके लिए? कोएगुलेशन के साथ 2 to 2.4 आवर्स, और प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में 3 to 4 आवर्स होता है डिटेंशन टाइम। दैट मीन्स इतने टाइम के लिए वाटर उस टैंक के अंदर रहता है और इस टाइम के अंदर पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं नीचे। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने अभी देखा 0.3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 मीटर पर मिनट। और इसको हम डिजाइन किसके लिए करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सेडिमेंटेशन टैंक इज डिजाइंड फॉर 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली फ्लो। एवरेज डेली फ्लो, सेडिमेंटेशन टैंक इज डिजाइन फॉर 1.8 टाइम्स एवरेज डेली फ्लो के लिए डिजाइन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर और प्रेशर फिल्टर, ये 3 फिल्टर्स होते हैं जो बैक्टीरिया रिमूवल या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूवल के लिए यूज होते हैं। स्लो सैंड फिल्टर जैसे कि नाम से क्लियर है, इसका रेट बहुत ही स्लो होता है फिल्ट्रेशन का, बट इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है बैक्टीरिया रिमूवल में एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है कि वाटर एंटरिंग द स्लो सैंड फिल्टर शुड नॉट हैव ट्रीटेड विद कोएगुलेंट्स। सही, कोएगुलेंट के साथ ट्रीटेड नहीं होना चाहिए। रैपिड सैंड फिल्टर में हम यूज करते हैं, बट स्लो सैंड फिल्टर में इट शुड नॉट बी ट्रीटेड विद कोएगुलेंट्स बिकॉज कोएगुलेंट्स कैन जैम द पार्टिकल्स वाइड्स। इसलिए हम स्लो सैंड फिल्टर में कोएगुलेंट से, अगर हम सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेंट्स करते हैं उससे हम इनपुट नहीं लेते। कोर्सेस्ट ग्रेबल इज यूज्ड इन बॉटम मोस्ट लेयर एंड फाइनेस्ट ग्रेबल इज यूज्ड इन टॉप मोस्ट लेयर। राइट, ये भी सही है, चाहे वो स्लो सैंड फिल्टर हो चाहे रैपिड सैंड फिल्टर हो, यही प्रोसेस होता है। नीचे से बड़ा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पार्टिकल की साइज छोटी होती जाती है। अपर मोस्ट पोर्शन में कोर्सर द सैंड प्योर विल बी द ऑब्टेन्ड वाटर एज मोर इम्प्योरिटीज एंड बैक्टीरिया विल बी रिमूव। नहीं, क्योंकि कोर्सर द सैंड प्योर इज द ऑब्टेन्ड वाटर नहीं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, इसकी थिकनेस पे, टोटल लेयर की जो थिकनेस है उस पर डिपेंड करता है, ना कि सैंड के कोर्स या फाइन होने पे। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछते हैं स्लो सैंड फिल्टर में, वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। इसकी जो रेट होती है फिल्ट्रेशन की 100 से लेके 200 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर। बैक्टीरिया रिमूवल की कैपेसिटी होती है इसकी 97 to 98%। ठीक, ओके। और रैपिड सैंड फिल्टर की अगर बात करें तो उसका फिल्ट्रेशन रेट बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस। उसका फिल्ट्रेशन रेट होता है जनरली 3000 to 6000। तो इट इज मच मच ग्रेटर देन द स्लो सैंड फिल्टर। दिस इज फॉर स्लो सैंड फिल्टर एंड दिस इज फॉर रैपिड सैंड फिल्टर। यहाँ पे 100 to 200 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर एरिया है, जबकि रैपिड सैंड फिल्टर में 3000 to 6000। तो ये वैल्यू पूछते हैं कि फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है। और अगर वही हम प्रेशर फिल्टर की बात करें तो उसमें 6000 से लेके 15000 तक होता है फिल्ट्रेशन रेट। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि प्रेशर फिल्टर के लिए फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, 6000 to 15000। याद कर लीजिए, स्लो सैंड फिल्टर में 100 to 200, रैपिड सैंड फिल्टर में 3000 to 6000, और प्रेशर फिल्टर में 6000 to 15000 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर एरिया। दिस इज द फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If a water treatment plant has to treat 100 million liters of the water per day, then the number of rapid gravity filter required would be approximately। तो ये बहुत सिंपल है, इसके लिए एक फार्मूला आता है, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करने हैं, इसके लिए एक फार्मूला है। देखते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है कि वाटर कितना हमें ट्रीट करना है, 100 मिलियन लीटर पर डे, नंबर ऑफ रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। इसके लिए फार्मूला आपको क्या याद रखना है वो देखिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है सिंपली नंबर ऑफ फिल्टर बेड के लिए 1.22 इंटू अंडर रूट क्यूब, 1.22 इंटू अंडर रूट 100, इट विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 12.2, सो अप्रोक्सीमेट 13 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रैपिड ग्रेविटी फिल्टर।
रैपिड ग्रेविटी फिल्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग इज 2 to 5%, बिल्कुल सही। जब रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर का हेड बढ़ने लगता है, निगेटिव हेड, तो उसको फिल्टर को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम बैक वॉश वाटर यूज करते हैं। तो बैक वॉशिंग, और बैक वॉशिंग का अमाउंट कितना होता है? जितना वाटर उसने फिल्टर किया है उसका 2 to 5%। ठीक है, दिस इज द रैपिड ग्रेविटी सेंट इज क्लीन्ड बाय बैक वॉशिंग, whereas slow sand filter is cleaned by scraping the upper layer of sand or upper layer of the material। दोनों के लिए आप याद रखिए, स्लो सैंड फिल्टर by scraping the upper layer, whereas rapid gravity sand filter is by back washing, and which is approximately 2 to 5% of the water that have been filtered। The rapid gravity filter are washed once in 3 month। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम बात करें तो ये 24 to 48 आवर्स में क्लीन होता है रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द एयर बाइंडिंग प्रॉब्लम इन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर इज बिकॉज ऑफ, निगेटिव हेड इज द राइट आंसर। पहले तो एयर बाइंडिंग क्या होता है कि जब निगेटिव हेड, दैट मीन्स इनपुट का हेड और आउटपुट का हेड बढ़ने लगता है, और बढ़ता क्यों है? क्लॉगिंग की वजह से। जो जो पार्टिकल्स के बीच में, सैंड या ग्रेवल के बीच में जो वाइट सैंड जिससे कि वाटर ट्रेवल कर पा रहा था, वो फिल होने लगता है, वो क्लॉग होने लगता है ड्यू टू इम्प्योरिटी, ड्यू टू एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स और एयर बबल्स। उसकी वजह से हेड की वैल्यू बढ़ने लगता है। तो जब ये वैल्यू 3 मीटर हो जाए, उस टाइम में हमें क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है बाई बैक वॉशिंग। तो ये जनरली दिखा जाता है कि 24 to 48 आवर्स में निगेटिव हेड की वैल्यू 3 मीटर तक पहुंच जाता है, तो इसलिए 24 आवर्स से 48 आवर्स में हमें क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। तो निगेटिव हेड की वजह से एयर बाइंडिंग होता है। दूसरा कारण क्या है? इंक्रीज इंक्रीज द वाटर टेम्परेचर एज इट पासिस थ्रू द फिल्टर्ड बेड। और फिल्टर बेड के से जब पास होता है वाटर, तो फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है वाटर का, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहां पे एयर बबल्स फॉर्म होते हैं। तीसरा है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाई एल्गी। एल्गी कब आता है? कि जब ज्यादा इम्प्योरिटी पास हो रहा है और एल्गी उसके बीच में ट्रैप हो रहा है, तो एल्गी क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो O2 की वजह से वहां पे एयर बबल्स बनते हैं। तो ये सभी कारण है एयर बाइंडिंग के। एयर बबल्स फॉर्म होने की प्रॉब्लम को कहते हैं एयर बाइंडिंग, और ये सभी को कैसे करेक्ट किया जाता है? भाई बैक वॉशिंग। एज पर BIS 10500 2012, टोटल हार्डनेस एच CaCO3 इन ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिंकिंग वाटर में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के वैल्यू आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं एक बार कि IS 500 10500 2012 क्या स्पेसिफिकेशंस कहता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। एक बार नजर डालते हैं। और इससे इसमें किसके लिए पूछा है? हार्डनेस की वैल्यू, टोटल हार्डनेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखिए ये है 10500 का टेबल, जो कि स्पेसिफाई करता है। इसमें आपको यहाँ पे दो लिमिट दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेबल लिमिट, दैट मीन्स दिस इज द एक्सेप्टेबल लिमिट। बट अगर कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं अवेलेबल है तो हम इस लेवल तक जा सकते हैं कुछ वैल्यूज के लिए, कुछ पैरामीटर्स के लिए। सभी पैरामीटर्स के लिए नहीं, बट कुछ पैरामीटर्स के लिए मैक्सिमम हम इस वैल्यू तक अप्रोच कर सकते हैं अगर अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है तो। बट वी कैन नॉट नेवर गो बियॉन्ड द this value, so this is the rejection value, this is the rejection value, beyond this value the sample will be rejected। अब देखते हैं कलर के लिए क्या है। 5 वैल्यू है, 5 इज द एक्सेप्टेबल लिमिट वैल्यू, और 15 इज द रिजेक्शन वैल्यू। और ये किस में है? हेजन यूनिट में। ठीक, तो आपको कलर के लिए याद रखना है कि 5 and 15। 5 इज द एक्सेप्टेबल लिमिट, रिजेक्शन लिमिट इज 15। ऑर्डर के लिए क्या है? एग्रीएबल होना चाहिए, एग्रीएबल होना चाहिए। दैट मीन्स जो टेस्ट है उसका या फिर ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए? टेस्ट तो एग्रीएबल और ऑर्डर भी एग्रीएबल। इन दोनों केस में जो यूजर है वो एग्री होना चाहिए, पीने योग्य होना चाहिए, कि उसमें इतना स्मेल भी नहीं आ रहा हो और टेस्ट भी खराब ना हो। तो दिस इज जस्ट एग्रीएबल कि ओके, इफ द यूजर एक्सेप्टेड, गो फॉर इट, देयर इज नो वैल्यू लिमिट फॉर दैट। पीएच वैल्यू के लिए क्या लिमिट है? 6.5 to 8.5, और इस केस में अपर लिमिट के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है।
क्योंकि ना ही तो हम इससे ज़्यादा एसिडिक हो सकते हैं और ना ही इससे ज़्यादा बेसिक हो सकते हैं। तो 6.5 से लेस एसिडिक भी काम नहीं चलेगा और 8.5 से ज़्यादा बेसिक होने पे भी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो लोअर लिमिट इज 6.5, अपर लिमिट इज 8.5। सो दिस इज द पीएच वैल्यू लिमिट। नेक्स्ट है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मीन्स कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वैल्यू कितनी है उसमें। तो एनटीयू में है ये, और इसकी वैल्यू कितनी है इसमें 1 एंड 5। तो टर्बिडिटी की वैल्यू 1 इज एक्सेप्टेबल लिमिट एंड 5 इज द मैक्सिमम लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन। टीडीएस की वैल्यू कितनी है 500 एंड 2000। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्विमिंग पूल में टीडीएस की वैल्यू कितनी होती है, तो 1000। ठीक, स्विमिंग पूल में टीडीएस की वैल्यू कितनी होती है 1000 mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो टीडीएस की वैल्यू 500 टू 2000, टर्बिडिटी की लिमिट 1 to 5। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, अमोनिया, आयोनिक डिटर्जेंट, बेरियम, बोरन, कैल्शियम, क्रोमाइंस, क्लोरामाइंस। क्लोरामाइंस पूछा जाता है कभी कभी, तो इसकी वैल्यू होती है 4 और अपर में कोई रिलैक्सेशन नहीं। क्लोराइड की वैल्यू भी पूछा जाता है कभी कभी, तो 250 इज द acceptable limit and 1000 is the maximum value or leads to rejection beyond this। फ्लोराइड की वैल्यू पूछी जाती है, 1 is the acceptable value and 1.5 is the rejection value। 1.5 से ज्यादा होगा तो टूथ का डिके होगा, कम होगा तो ग्रो नहीं होगा टीथ। फ्री रेजिड्यूल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की फ्री रेजिड्यूल कितनी होनी चाहिए एक्सेप्टेबल में 1.2। जो फ्यूचर कंटेमिनेशन होगा वाटर में उससे प्रोटेक्ट करने के लिए फ्री क्लोरीन रेजिड्यूल होते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 तक हो सकती है इन केस ऑफ एपेडेमिक और एनी सिचुएशन। आयरन की वैल्यू 0.3, अपर लिमिट इज नो रिलैक्सेशन, मतलब 0.3 से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। मैग्नीशियम, मैग्नीज, मिनरल, नाइट्रेट। नाइट्रेट अगेन इंपॉर्टेंट है 45। नाइट्रेट कहाँ से बनता है, जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उसके डिकम्पोजिशन के बाद नाइट्रेट फॉर्म होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 45 एंड अपर इज नो रिलैक्सेशन। इफ इट इज मोर देन 45 देन द वाटर इज स्टिल पॉल्यूटेड। सेलेनियम, सिल्वर, सल्फेट, सल्फाइड, टोटल अल्कलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट। टोटल अल्कलिनिटी की वैल्यू कितनी है 200 से लेके 600 तक। और टोटल हार्डनेस जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है, तो अल्कलिनिटी में भी कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस की वैल्यू कितनी है 200 से लेके 600 तक। तो टोटल हार्डनेस के लिए और अल्कलिनिटी के लिए सेम लिमिट है, ये आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं 200 टू 600। तो इस केस में क्या है, क्या पूछा है, एक्सेप्टेबल ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड। तो 200 इज द एक्सेप्टेबल लिमिट एंड 600 इज द रिजेक्शन लिमिट। इस केस में क्या पूछा है, ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड 200 एक्सेप्टेबल लिमिट, और 600 क्या है, अगर पूछता विच कॉज द रिजेक्शन इज 600। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें, लेड पूछा जाता है कई बार, लेड की वैल्यू 0.01। मर्क्यूरी की वैल्यू पूछा जाता है 0.001। उसके बाद आर्सेनिक की वैल्यू पूछा जाता है 0.01। तो 0.01 लेड के लिए भी और आर्सेनिक के लिए भी सेम वैल्यू है। बाकी सब तो हम लोग टाइम के साथ देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर BIS 10-500 2012 फॉर विच ऑफ द पैरामीटर्स द एक्सेप्टेबल लिमिट एंड परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स इज सेम। कह रहे हैं किस केस में एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट सेम है, दैट मीन्स कोई अलाउंस नहीं है रिजेक्शन के लिए, जितना एक्सेप्टेबल लिमिट है वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी है। हमने अभी अभी देखा था TDS की वैल्यू, देखिए TDS की वैल्यू कितना है 500 एंड 2000। तो इसके लिए 500 इज द एक्सेप्टेबल लिमिट एंड 2000 इज द मैक्सिमम लिमिट। तो ये इसमें दोनों अलग अलग हैं। हार्डनेस के लिए हमने अभी देखा, टोटल हार्डनेस के लिए कितना था 200 एंड 600, 200 एंड 600। इसके लिए भी अलग अलग लिमिट है 200 एंड 600। whereas for iron it is only 0.3 and there is no relaxation in the upper limit। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 is correct। so only 1 has no upper limit requirement, only 0.3 is the maximum value beyond which we cannot accept the sample। in the water intended for drinking E. coli or thermotolerant coliform bacteria should not be detected in water sample of। देखिए अगेन ये इसी कोड से है 10500 से कह रहा है कि E. coli और B. coli क्या होता है, इट शोज द फीकल पॉल्यूशन।
इन द सैंपल, वाटर सैंपल। तो कह रहा है कि इसको डिटेक्ट करने के लिए हम सैंपल कितनी यूज करते हैं। चलते हैं अगेन हम कोड पे। देखिए ये है इकोलाई का और थर्मोटोलरेंट कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, ऑल वाटर इंटेंडेड फॉर ड्रिंकिंग। तो अगर ड्रिंकिंग के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके लिए है, और इन वाटर इंटेंडेड फॉर ड्रिंकिंग। अगर ड्रिंकिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो मस्ट नॉट बी डिटेक्टेबल इन एनी 100 ml सैंपल। इस केस में आप देख रहे हो कि सभी के लिए, चाहे वो ट्रीटेड विद एंटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उस केस में भी 100 ml ही है, 100 ml ही है। टोटल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया भी 100 ml ही है। ट्रीटेड वाटर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस केस में भी 100 ml में ही लिमिट है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कोई भी कोई केस होता है आपको 100 ml पे टिक करना है कि 100 ml सैंपल में डिटेक्ट नहीं होना चाहिए इकोलाई का प्रेजेंस। इकोलाई और बीकोलाई किस में आता है, फीकल पॉल्यूशन में। In context with effectiveness of chlorine as water disinfectant, choose the correct sequence in descending order। कह रहे हैं कि अगर हम वाटर को जब हम डिसइंफेक्ट करते हैं क्लोरीन से, तो वाटर किस में ज़्यादा इफेक्टिव होता है और किस में कम इफेक्टिव होता है क्लोरीन, इन तीनों में से, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा। अब इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, दैट मीन्स इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड लिस्ट इफेक्टिव के फॉर्म में लगाना है। तो अगेन ये क्वेश्चन देखिए, प्रोटोजोआ पे सबसे कम इफेक्टिव है, सबसे कम इफेक्टिव है क्योंकि प्रोटोजोआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोरीन डिमांड। अगर प्रोटोजोआ ज्यादा है तो क्लोरीन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और इसीलिए इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, प्रोटोजोआ इज मोस्टली रिमूव्ड बाय स्लो सैंड फिल्टर। तो स्लो सैंड फिल्टर मेनली क्या करता है, प्रोटोजोआ को अच्छी तरह से रिमूव कर देता है। वायरस क्या है, वायरस अगर है तो वायरस अगर हम 0.5 mg पर लीटर का रेजिडुअल क्लोरीन अगर हम मेंटेन करते हैं तो 30 मिनट के कांटेक्ट पीरियड में सभी वायरस को क्लीन कर देता है। बट बैक्टीरिया के केस में ये इंस्टेंट किलिंग करता है, इंस्टेंट किलिंग, इंस्टेंट किलिंग। तो इसलिए बैक्टीरिया के केस में इट इज हाईली इफेक्टिव, वायरस के लिए इंटरमीडिएट एंड प्रोटोजोआ के लिए लीस्ट इफेक्टिव। तो प्रोटोजोआ के लिए सबसे इफेक्टिव कौन सा है, सोलर साइन फिल्टर। द कलर ऑफ द क्लोरीन गैस विच इज यूज्ड एज अ वाटर डिसइंफेक्टेंट इज ग्रीनिश येलो। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका कलर क्या होता है, जो क्लोरीन गैस हम यूज करते हैं उसका होता है ग्रीनिश येलो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स should be adopted when transporting the sample from the place of sampling to the laboratory। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा मेथड हम यूज करते हैं जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं सैंपल को सैम्पलिंग प्लेस से लेके लेबोरेटरी में, तो कौन सा मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, द सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन लीक प्रूफ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। ठीक है, ये अगेन सिंपली कोड से लिया गया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये IS सैंपलिंग का जो कोड है उस केस में ये क्लियरली मेंशन्ड है 3025 पार्ट 1 में। देखते हैं एक बार कि कोड क्या कहता है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल क्लॉज नंबर है 3.8। मैंने आपको बताया एस कोड है 3025 पार्ट 1, क्लॉज नंबर है 3.8। ये क्या कहता है कोड, इंडिविजुअल वेस्ट टेंड्स टू डिकम्पोज ऑन कीपिंग विच रिजल्ट्स इन चेंज इन द कंपोजिशन एट रूम टेम्परेचर। अगर हम ऐसे लेके आएंगे सैंपल को तो क्या होगा, कंपोजिशन उसका चेंज हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। द फॉलोइंग मेजर शुड बी अडॉप्टेड व्हेन ट्रांसपोर्टिंग द सैंपल फ्रॉम प्लेस ऑफ सैंपलिंग टू द लेबोरेटरी। इसलिए ये सब मेजर करना जरूरी है ताकि उसका कंपोजिशन चेंज ना हो। पहला, द सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन लीक प्रूफ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर, जो कि यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है। द सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन लीक प्रूफ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। दूसरा है, द सैंपल शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन आइस बॉक्स कीपिंग द टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस। The sample should be transported in ice box keeping the temperature around 4 degree Celsius. थर्ड है, undue jerking of the sample should be avoided। jerking को अवॉइड करना है as this may result in coagulation of the suspended matter। suspended matter इसमें क्या हो सकते हैं, एक आपस में जुड़ सकते हैं, coagulant के फॉर्म में मल्टीपल पार्टिकल एक में कंबाइन हो सकता है। तो undue jerking of the sample should be avoided। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। मैंने अभी बताया आपको कौन से कोड में है, 3025 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 3.8। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजेंट है नीडेड फॉर एस्टिमेटिंग ऑयल एंड ग्रीस। ऑयल एंड ग्रीस किस में रिमूव होता है, स्किमिंग टैंक में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑयल एंड ग्रीस इज रिमूव्ड इन
स्किमिंग टैंक में रिमूव होता है, किसमें, वेस्ट वाटर के केस में। तो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिएजेंट नीडेड फॉर एस्टिमेटिंग ऑयल एंड ग्रीस प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। तो इनमें से कौन सा रिएजेंट नीड नहीं होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है ट्राइक्लोरो ट्राइफ्लोरो इथेन, ये भी जरूरत रिएजेंट होता है इसमें। सोडियम सल्फेट भी रिएजेंट होता है। और मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, ये रिएजेंट नहीं, ये इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिसइंफेक्टिंग द वाटर, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। देखिए एक्सेस लाइम हम जानते हैं, बिल्कुल है, एक्सेस लाइम से हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। आयोडीन एंड ब्रोमाइन से भी हम क्या करते हैं, इसके डिसइंफेक्शन में काम आता है अगर काफी कम मात्रा में पॉल्यूशन है या फिर लो अमाउंट ऑफ वाटर ट्रीट करने के लिए लो अमाउंट ऑफ वाटर है, उस केस में हम आयोडीन एंड ब्रोमाइन यूज करेंगे। और इलेक्ट्रोकेटाडाइन भी यूज किया जाता है, इसमें हम सिल्वर को यूज करते हैं, इसमें हम सिल्वर को यूज करते हैं। ये बहुत ही हाईली इफेक्टिव होता है बट इट इज कॉस्टली। सिल्वर इज इंजेक्टेड, सिल्वर आयन को हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो सिल्वर आयन हम जानते हैं कि बहुत ही हाईली इफेक्टिव होता है बैक्टीरिया को रिमूव करने में, इसलिए इलेक्ट्रोकेटाडाइन प्रोसेस, आयोडीन एंड ब्रोमाइन प्रोसेस, और ये दोनों प्रोसेस किसके अंतर्गत आते हैं, माइनर मेथड में। मेजर मेथड में क्या है, क्लोरीनेशन और इलेक्ट्रोकेटाडाइन प्रोसेस। तो मेजर मेथड में आता है क्लोरीनेशन और इलेक्ट्रोकेटाडाइन प्रोसेस। तो इसमें से हम क्लोरीनेशन ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि ये चीपर है और लार्ज स्केल पे वी कैन इम्प्लीमेंट इट, दैट्स व्हाई नन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Which of the in which zone of the pollution a river stream the dissolved oxygen level is minimum। रिवर के में जो सेल्फ प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है उस केस में कौन कौन से जोन होते हैं, तो उस अलग अलग जोन में, ये सभी जोन होते हैं, उसमें 4 जोन होते हैं बेसिकली ऑटो क्लियरिंग प्रोसेस में रिवर में। उस केस में कह रहा है कि किस जोन में पॉल्यूशन इन द रिवर स्ट्रीम डीओ की वैल्यू मिनिमम होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू मिनिमम होती है, दैट मीन्स पॉल्यूशन लेवल वहां पे सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है। देखते हैं एक बार पहले जोन कौन कौन से होता है। देखिए यहाँ पे मैंने मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन भी डाल दिया है। फिजिकल में कौन कौन सा होता है, बॉइलिंग और यूवी रेज के द्वारा करते हैं। केमिकल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, O3 जिसे हम ओजोन भी कहते हैं, KMnO4, H2O2। मेटल आयंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर और कॉपर को यूज करते हैं मेटल आयंस में। तो आयंस, और इसी का जो एजी यूज करते हैं इसका है कैटाडाइन प्रोसेस, और कॉपर आयन भी यूज करते हैं। एल्कलीज एंड एसिड्स जो कि बहुत ज्यादा डिट्रीमेंटल होता है बैक्टीरिया पे, बट ये कब इफेक्टिव होता है, पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 11 पे, या फिर पीएच की वैल्यू। एसिड्स कब यूज करते हैं, जब पीएच की वैल्यू लेस देन 3 हो। अल्कलीज कब यूज करते हैं, जब पीएच की वैल्यू मोर देन 11 हो। ये है रिवर जोन में सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस का जोन। देखिए यहाँ पे वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, जब हमने रिवर को वेस्ट वाटर डिस्चार्ज किया रिवर में, तो सबसे पहले क्या होता है, पहला जोन ये जोन है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट जोन। यहाँ पे हमने रिवर को डिस्चार्ज किया। अब क्या होगा, ये क्या है, डीओ की वैल्यू है, इस एक्सिस पे डीओ की वैल्यू। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये डीओ की वैल्यू कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया कंज्यूम हो रहे हैं और डिकम्पोज हो रहा है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन घट रहा है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है बार बार कि मिनिमम डीओ की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड होती है, डीओ मिनिमम फॉर एक्वेटिक लाइफ टू सस्टेन इज 4 ppm। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया। तो मिनिमम डीओ वैल्यू रिक्वायर्ड इन वाटर टू सस्टेन एक्वेटिक लाइफ इज 4 ppm, ठीक है, 4 पार्ट्स पर मिलियन की जरूरत पड़ती है मिनिमम। जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसमें डीओ की वैल्यू घटता जाता है, ठीक है, डीओ की वैल्यू घटते घटते, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये वैल्यू फिर से अगेन बढ़ने लगता है। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, तो पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इसके साथ बढ़ रहा है और डीओ की वैल्यू घट रहा है, और जैसे जैसे फिर डीओ की वैल्यू बढ़ना शुरू होगा पॉपुलेशन की वैल्यू घटना शुरू होगा, और फिर डीओ अगेन क्लियर जोन में आ जाता है। तो यही है पूरा कंपोजिशन का जोन। तो जोन ऑफ डिग्रेडेशन कौन सा है, ये है जोन ऑफ डिग्रेडेशन। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन कौन सा है, जहां पे मिनिमम देखने को मिलता है हमें, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। ये जोन है जोन ऑफ एक्टिव जोन ऑफ रिकवरी कौन सा है, ये जोन है जोन ऑफ रिकवरी।
और जोन ऑफ क्लियरर वाटर कौन सा है, इसके बाद का जोन आएगा ये होगा क्लियरर वाटर। वाटर बिल्कुल क्लीन हो गया, डीओ की वैल्यू मेंटेन हो गई। तो सबसे कम डीओ की वैल्यू किसमें है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। इस केस में डीओ की वैल्यू इतनी फॉल हो जाती है कि एक्वेटिक लाइफ भी इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, वो भी इसमें डाई हो जाते हैं। इसलिए एक्टिव जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में डीओ की वैल्यू जनरली 0 to 1 के आसपास होता है, विच इज नॉट फिट फॉर एक्वेटिक लाइफ टू सर्वाइव। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फ्री बोर्ड। तो फ्री बोर्ड जो सीवन प्रोवाइड करते हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है कि फ्री बोर्ड किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। द फ्री बोर्ड विल एक्ट एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का काम करता है फ्री बोर्ड किस किस केस में, एरर इन एस्टिमेटिंग एवरेज मैक्सिमम सीवेज फ्लो। बिल्कुल सही कि जो एरर होता है, क्यों, क्योंकि अगर हम फुल डिस्चार्ज पास करेंगे तो उस केस में एरर ज्यादा होता है, इसीलिए फ्री बोर्ड को प्रोवाइड किया जाता है। लार्ज स्केल इनफिल्ट्रेशन ऑफ स्टॉर्म वाटर, बिल्कुल अगर अगर हम फ्री बोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं तो लार्ज स्केल इनफिल्ट्रेशन हो सकेगा स्टॉर्म वाटर का, क्योंकि फ्री बोर्ड है, सो इट विल इजिली एबल टू पेंट्रेट इनटू द सीवर। अनफॉर्चुन इंक्रीज इन पॉपुलेशन और वाटर कंजम्पशन, अगर हमने फ्री बोर्ड पहले से प्रोवाइड कर रखा है तो अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई की तो हम, या फिर सीवर में, तो वी कैन प्रोवाइड दैट देयर। लास्ट इज मिनिमम फ्लो वेलोसिटी नेसेसरी फॉर सेल्फ क्लीनिंग ऑफ सीवर। इस केस का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं फ्री बोर्ड का, कि फ्री बोर्ड अपर साइड में होता है और फ्लो वेलोसिटी इज मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इज नीडेड फॉर सस्पेंडेड पार्टिकल टू कीप इन सस्पेंशन, नॉट टू सेटल डाउन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लज रीसर्कुलेशन इज डन इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो स्लज रीसर्कुलेशन क्या होता है, स्लज रीसर्कुलेशन मींस कि स्लज रीसर्कुलेशन से हम क्या करते हैं, एक बार हम देखते हैं। स्लज रीसर्कुलेशन से हम जो अमाउंट है स्लज रीसर्कुलेशन की F/m का, उसकी वैल्यू को हम कंट्रोल करते हैं कि स्लज रीसर्कुलेट करके, अगर हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं तो जो बैक्टीरियल काउंट है, दैट मींस बैक्टीरियल काउंट की जो वैल्यू, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कैसे काम करता है कि हमने सीवेज का सैंपल लिया, उसमें हमने एक्टिवेटेड स्लज 20 to 30% वॉल्यूम उसमें ऐड किया, हाईली कंसंट्रेटेड, फिर उसको एरेशन टैंक में हम सेंड करते हैं। एरेशन टैंक में वो रिएक्शन मतलब डिकम्पोजिशन शुरू होता है, एरोबिक डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन होने के बाद, और ये डिकम्पोजिशन किस पे डिपेंड करता है, F/m रेशियो पे। दैट मीन्स F/m रेशियो मीन्स फूड अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना है जिसको ये फूड हम सप्लाई कर रहे हैं, तो F/m रेशियो से। तो रीसर्कुलेट करने से क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में बैक्टीरियल काउंट बढ़ जाता है। ग्रिड चैम्बर आर प्रोवाइडेड, तो देखिए ग्रिड चैम्बर हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, तो ग्रिड चैम्बर कहाँ पे सबसे पहले हम क्या प्रोवाइड करते हैं, स्क्रीनिंग, जो कि लार्ज फ्लोटिंग मैटर को क्लीन करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग। उसके बाद हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर क्या होता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से ज्यादा होता है, तो लार्ज ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, इनऑर्गेनिक पार्टिकल को क्या करता है, ये रिमूव कर देता है। और उसके बाद आता है ग्रिड चैम्बर के बाद, तो चाहे वो ग्रिड चैम्बर हो, स्कीमिंग टैंक हो या स्क्रीन्स हो, ये तीनों किस में आता है, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर। तो सबसे पहले सीवेज को इन तीन से पास किया जाता है, सबसे पहले स्क्रीन से, लार्ज फ्लोटिंग बॉडी, सेकेंडली ग्रिड चैम्बर से, तो जो कि ग्रिड्स को रिमूव करते हैं। ग्रिड चैम्बर किसको रिमूव करता है, सैंड, ग्रिड्स, इन सबको, ग्रेबल, तो ये सब आते हैं ग्रिड्स के अंदर। और थर्ड में होता है स्कीमिंग टैंक, जो कि ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करता है। इसके बाद आता है ये सैंपल किसमें, प्राइमरी ट्रीटमेंट, दैट मीन्स सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जाता है, और सेडिमेंटेशन टैंक के बाद जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और जरूरत पड़ती है तो टर्सरी ट्रीटमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सीवेज पॉल्यूशन। ठीक, तो इसको हम कब प्लेस करते हैं, बिफोर द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, बिकॉज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज द प्रोसेस इन प्राइमरी ट्रीटमेंट, और ग्रिड चैम्बर, screens and skimming tank is the preliminary treatment process. The incorrect statement about the inverted siphon, inverted siphon के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पहले देखते हैं कि इन्वर्टेड साइफोन होता क्या है। सो दिस इज द इन्वर्टेड साइफोन, ये है इन्वर्टेड साइफोन। इन्वर्टेड साइफोन कब प्रोवाइड करते हैं, कि जब हम कोई सीवर, ये हमने सीवर का डिजाइन कर रखा है,
अब यहाँ पे चाहे रोड हो या किसी भी वजह से अगर हम इसकी लेवल को कम करना चाहते हैं, अगर यहाँ से रोड पास हो रहा है, रेलवे ट्रैक पास हो रहा है, रिवर पास हो रहा है, फॉर एनी रीजन इफ द लेवल ऑफ द सीवर लाइन हैज टू बी डिप्रेस्ड देन इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड साइफन। तो इस केस में क्या होता है कि हम ग्राउंड लेवल को डिप्रेस करके, यहाँ पे अच्छा कि ग्राउंड लेवल अगर डिप्रेस है तो भी हमें सीवर लाइन को डिप्रेस करना पड़ेगा। तो इस केस में वाटर तो ग्रेविटी के अंदर ही फ्लो होता है, लेकिन इसकी जो प्रेशर होता है वो ग्रेटर देन एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये साइफोनिक एक्शन के अंदर फ्लो करता है और फिर यहाँ पे आउटलेट चेंबर को यहाँ पे मिलता है। तो ये स्लोपिंग लेंथ, फ्लैट पाइप लेंथ, कंक्रीट कवर सराउंडिंग द साइफोन पाइप, फिर यहाँ पे फ्लैट करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इट इज कंस्ट्रक्टेड हायर देन द एडजेसेंट सीवर सेक्शन। नहीं, इट इज कंस्ट्रक्टेड लोअर। एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट से लोअर सेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, तो हायर की जगह यहाँ पे अगर ये लोअर होता तो ये सही हो जाता। इट रन्स अंडर ग्रेविटी, बिल्कुल सही। द प्रेशर इनसाइड ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक, बिल्कुल सही। द सीवर पाइप इज ड्रॉप्ड बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब HGL इसका यहाँ पे है, तो HGL से बिलो ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो HGL से बिलो ड्रॉप हो और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो और रन्स अंडर फुल ग्रेविटी, देन इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड साइफोन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 276 से लेकर 300, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।